तुर्की और इजराइल के बीच भिड़ंत हो सकती है, भिड़ंत की संभावना है, टकराव की संभावना है। मोमिनीन हजरात, आपको सभी को बेहतरीन तरीके से पता है, ये बात आपके इस नौकर ने 10 दिन पहले क्या 15 दिन पहले बोल दी थी, जब सीरिया के अंदर इजराइल ने कदम घुसाया और सब अपने अपने मतलब का लूट मार करने लगे। मैं आसान कर देता हूं, आज आपको और क्लियर कर देता हूं, बहुत आसान ज़बान में समझाऊंगा। बशर अल असद की गवर्नमेंट ईरान को सपोर्ट करती थी, ईरान बशर अल असद को सपोर्ट करता था। पॉइंट ये नहीं है कि बशर अल असद अच्छा था या बुरा, पॉइंट ये है कि यहाँ पर ईरान का इन्वॉल्वमेंट सीरिया में ज़्यादा था और ईरान की वजह से बशर अल असद की सरकार बनी हुई थी। अब ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई राजा नहीं है जब उसकी बादशाहत हो वो विरोधियों को ना कुचले, अपने खिलाफ। अब देख लीजिए, मोदी को देख लीजिए, अमित शाह को देख लीजिए, ये मुसलमान दोगलापन क्यों कर रहे हैं सीरिया के मामले में मुझे नहीं पता। कोई भी राजा रहा है, बादशाह रहा है, उसने हमेशा विपक्ष की पार्टी को और अपने विपक्ष के लोगों को मिटाया है, जेल में सड़ाया है, कत्ल करवाया है। वो काम बशर अल असद ने किया, उसको अब सपोर्ट नहीं करते हैं, हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं, आप भी, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक के बीच, जनता के बीच बशर अल असद को फांसी देनी चाहिए या सरकलम करना चाहिए, ये हमारी मांग है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये लगे कि हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और किसी का विरोध कर रहे हैं। मामला सारा ये था कि ईरान सीरिया में मौजूद था और सीरिया के अंदर ईरान के लड़ाके मौजूद थे, वो वहाँ से अमेरिका और इजराइल पर नज़र रखते थे और वहाँ से भी अमेरिका इजराइल पर हमला करते थे। ये तमाम चीज़ें आपको पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो हुआ ये, अब एक ऐसा लड़ाकू चाहिए था, सत्ता पलटने के लिए ताकतवर चेहरा चाहिए। तो आईएस और अल-कायदा का ये जो मेंबर रह चुका है जोलानी, ये एक आतंकी गुट चलाता था। ऐसे बहुत सारे गुट थे मिडिल ईस्ट में, आतंकियों के बहुत सारे, लड़ाकुओं के बहुत सारे गुट हैं। अब ये जो बंदा था जोलानी, इसके पास ज़्यादा लोग थे, समझिएगा, ये पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं। जोलानी के पास ज़्यादा लोग थे, लड़ाकू ज़्यादा थे, इसकी फौज ज़्यादा थी। तो अमेरिका और इजराइल को सीरिया के अंदर से सबसे पहले ईरान को हटाना था। ईरान को निकालने के लिए क्या करना पड़ता? बशर अल असद को गिराना पड़ता। बशर अल असद को गिराने के लिए एक मजबूत चेहरा चाहिए था जिसके पास फौज ज़्यादा हो। फौज अब उसके पास थी, जोलानी के पास, और जोलानी के पास हथियार नहीं थे। तो अमेरिका और इजराइल ने जोलानी को सपोर्ट किया कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप एक काम करो, आप हथियार लो और सत्ता पलट दो। लेकिन तुर्की का भी सपोर्ट चाहिए था क्योंकि तुर्की सीरिया के करीब है और तुर्की की सेना पहले से ही कम तादाद में मौजूद थी सीरिया में। तो अमेरिका इजराइल ने तुर्की को भी इन्वॉल्व किया कि चलो भाई तुम भी आ जाओ। अब तीनों का अपना अपना मकसद था। अब यहाँ से चीज़ समझिए, सीरिया के अंदर ज़मीन में गैस और तेल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अमेरिका को अपना हिस्सा चाहिए था कि चलो इस बहाने मैं अपनी ज़मीन बना लूँगा। गोलान हाइट से दमिश्क तक इजराइल पहुँच गया। रिपोर्ट आपके सामने है, तमाम चीज़ें क्लियर हैं और प्रूफ के साथ बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा गोलान हाइट के आसपास यानी सीरिया के मैक्सिमम बड़े शहरों में इजराइल ने अपने टैंकर घुसा दिए, तुर्की ने अपनी फौज भेज दी। अब तीनों को ये टेंशन, अच्छा अमेरिका बड़ा चालाक है, अमेरिका और इजराइल तो एक ही हैं। अमेरिका एक जगह पर आकर रुक गया और इजराइल चारों तरफ फैलने लगा सीरिया के अंदर। अब तीनों के बीच बात हुई थी, भाई इतना एरिया हम ले लेंगे, इतना एरिया तुम ले लेना, उतना हम। और जोलानी तुम चुप रहना, तुम्हें तो राजा बनना है, तो राजा तुम्हें हम बना ही देंगे। तो जोलानी बनकर बैठ गया राजा। न वो तुर्की के खिलाफ बोल रहा है, न वो इजराइल के खिलाफ बोल रहा है, न वो अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है। तवज्जो है। अब सीरिया के अंदर भारी मात्रा में जितना जितना इन लोगों ने प्रॉमिस किया था, इजराइल उससे ज़्यादा घुस गया और उससे ज़्यादा वो अपने हथियारों को वहाँ तैनात करा है, ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है। तुर्की ने ये चीज़ देखी तो तुर्की ने भी वही काम किया कि अच्छा तुम ये, तो सीरिया में चल रही है लूट घसोट। तो उधर से तुर्की ने भी अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया, भाई चलो सीरिया चलो, सीरिया में तैनाती करो। अब आपको पता है 4 से 5 घंटे की मीटिंग
अलग से नेतन्याहू ने अपनी गवर्नमेंट के ऑफिशियल और कमांडरों से की है कि सीरिया के अंदर जो तुर्की मिलिट्री बढ़ा रहा है और तुर्की अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है, इसका क्या किया जाए। क्योंकि अगर भारी मात्रा में तुर्की सीरिया में आ जाता है तो भाई हम कमज़ोर पड़ेंगे और हमारा अस्तित्व कमज़ोर पड़ेगा। इजराइल को इतनी टेंशन है कि आपकी स्क्रीन पर GIF मैं लगा रहा हूँ, ये सीरिया के पूर्व गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया फौजी अड्डा था, यानी बेस था, जहाँ से फाइटर जेट उड़ान भरते थे। ये सैन्य अड्डा था, फाइटर जेट का अड्डा था सीरिया का। इजराइल ने क्या किया, इस अड्डे को तबाह कर दिया, इस पूरे एयरबेस को तबाह कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुर्की को एक बना बनाया, कब्जा करते वक्त बना बनाया उसको एक एयरबेस ना मिल जाए और तुर्की एयरबेस को यूज करने लगेगा तो वो और वहां मजबूत हो जाएगा। तो कुल मिला के अभी हालात ये बन रहे हैं कि तुर्की और इजराइल एक गोश्त के लोथड़े के लिए कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ने को तैयार है। मोमिनीन हजरात, सीरिया बहुत सेंसिटिव है, इस्लामी निशानियां वहां मौजूद हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की निशानियां और वहाँ मस्जिदें ऐसी मौजूद हैं। मस्जिद उमैया के अंदर की ये तस्वीर सामने आई है। ये जो दो इंसान आपको नज़र आ रहे हैं, जिनके चेहरे पर मासूमियत नज़र आ रही है, मासूमियत पर ना जाइए, हाथ पर जो बिल्ला लगा है उसको आप देखिए। ये IS के आतंकी हैं, मस्जिद के अंदर हैं। अभी इनका बस नहीं चल रहा है, वरना IS वो संगठन है जिन्होंने इराक सीरिया में अपने वक्त में मस्जिदों को भी बम लगाकर उड़ाया था। अब आप खुद देखिए, उसके बाजू पर IS यानी दुनिया के सबसे खतरनाक संगठन दाइश का बिल्ला लगा है। और ये कौन है? ये जोलानी के सैनिक हैं। इसके बावजूद अगर आप जोलानी के समर्थक हैं तो मुन्ना आप दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन के समर्थक हैं। लगातार अल्पसंख्यक समुदाय का नरसंहार जोलानी करवा रहा है। ये नमाज जनाजा के जरिए आपको एक तस्वीर के जरिए बता दूं, पिछले 2-3 दिनों के अंदर 72 अलवी समुदाय के लोगों को मौत की घाट जोलानी की गवर्नमेंट के फौज ने उतारा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। जोलानी की भूख अभी नहीं मिट रही है। अल्पसंख्यकों को और जो उनकी सोच को नहीं मान रहे, जो उनके हाथ पर बैयत नहीं कर रहे, वो सबको कत्ल कर रहा है। अभी उसकी भूख खत्म नहीं हुई है। व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया से मांग की है जोलानी ने कि जो पैसा बशर अल असद लेकर भागा है वो पैसा आप हमें वापस करो, साथ ही बशर अल असद को भी हमें जिंदा लौटाओ, क्योंकि हमें उसके साथ जो करना है वो अपनी जनता के लिए करना है। तो दोस्तों, सीधी बात यह है कि जोलानी का अपना ही मकसद है, उसकी सिर्फ अपनी एक खुन्नस है। कोई देश वेश आगे नहीं बढ़ाना उसको। भाई अपनी ज़मीन के लिए लड़ता तो सबसे पहले अमेरिका और इजराइल को घुसने नहीं देता, तुर्की को भी घुसने नहीं देता। लेकिन सीरिया के हालात पहले से और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। उधर डीजल और गैसोलीन भारी मात्रा में रशिया ने सीरिया को बेचना शुरू कर दिया है। पहले सीरिया ईरान से लेता था, लेकिन अब ये गैस और ईंधन रशिया भेजना शुरू कर रहा। हालांकि इसमें रशिया को फायदा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये एक विजुअल देख लीजिए, एक विजुअल से तमाम मामला समझ लीजिए। ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमले का है लेबनान का। लेबनान में इजराइल बहुत खतरनाक हमले कर रहा है, जैसे वो गजा में कर रहा है। लेबनान में ताज़ा हमले में एक साथ 7 लोग मारे गए और सैकड़ों जख्मी हैं। और इस वक्त इजराइल लेबनान की प्रॉपर्टीज को, ज़मीन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इजराइल के खतरनाक हमले में हिजबुल्लाह का एक और सीनियर कमांडर लेबनान में मारा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय का खतरनाक प्लान है। उसका ये कहना है कि अगर हम तमाम आतंकवादियों को, और आपको पता है हर देश का अपने हिसाब से आतंकवादी होता है। अब आप किसान देखिए, भारत के जो मोदी के खिलाफ थे वो मोदी जी के लिए आतंकवादी थे। कांग्रेस मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए आतंकवादी हैं। मुसलमान सारे जो जय श्री राम बोल दे, जो कह दे मुसलमान के यहाँ मस्जिद तोड़ दो, मंदिर बना लो यहाँ पे, वो
वो मुसलमान छोड़ के बाकी सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। सबका अपना अपना नज़रिया है, ऐसे ही यूट्यूब का भी अपना नज़रिया है, तो कई चीज़ें हम बोल नहीं सकते, इसको दिमाग में रखिएगा। हर इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और तानाशाही दिखाता है, चाहे वो यूट्यूब क्यों ना हो और गूगल क्यों ना हो। दोस्तों, अब मिडिल ईस्ट के जो नेता हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने कहा कि अगर हम तमाम इन एरिया से मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों को रिमूव कर दें, आतंकवाद को ख़त्म कर दें, जैसे हमास को मार दें और अल-कस्साम ब्रिगेड को मार दें, उधर से आप देखिए यमन के हुथीस को मार दें और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दें, तो इज़राइल के साथ सारे लगभग सभी देश नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। तवज्जो यहाँ चाहूँगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, अमेरिका इज़राइल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं चाहे डर के अरब पीछे हट जाएं या हमसे फिर डर के ही वो नॉर्मलाइजेशन कर ले। कहा है इन्होंने कि लेबनान जो है इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। अंदर की खबर यह है कि लेबनान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अमेरिका और अमेरिका के साथी देशों ने बनाया हुआ है कि आप इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लें। आखिरी 48 घंटे में 41 गाज़ा के अंदर शहीद हुए हैं लोग और 61 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल। विजुअल में आपको दिखा नहीं सकता, रोज़े की हालत में आप देख भी नहीं सकते, और वो दिखा भी दिया मैंने तो चैनल पर ही दिक्कत आ जाएगी। जैसे रज़ाग्राफी पर, हमारे मेन चैनल पर जिस पर लगभग 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसमें यही तो हुआ। इज़राइल फ़िलिस्तीन इतना दिखाया कि चैनल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पहले वो चैनल हैक हुआ, रज़ाग्राफी की बात कर रहा हूँ, पहले वो चैनल हैक हुआ, फिर उसके बाद उस चैनल का डीमोनेटाइजेशन हो गया, फिर वो मोनेटाइजेशन ऑन हुआ, फिर गवर्नमेंट ने जो कंप्लेन करी वो हाईलाइट हुई, फिर उसके बाद लगभग सारी वीडियोस पर ऐड चलना बंद हुई, फिर कुछ वीडियो डिलीट हो गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब आप सच बोलते हो। लिहाजा इसी वजह से हम रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उस चैनल पर भी काम करें। और हमारा जो तीसरा चैनल है रज़ाग्राफी सोशल, ये वाला चैनल अगर नहीं देखा है तो सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो है तुर्की का जो 5th जनरेशन का सबसे एडवांस दुनिया का फाइटर जेट, कान फाइटर जेट है, उसके बारे में मैंने अपनी लेटेस्ट जानकारी दी है। जाइए देखिए, और तमाम वीडियोस आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाएगी। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।